Finally, today we start with chapter number 1. The name is Nature, Scope and Objective of Audit. आइए, in your module number 2, chapter number 1, Nature, Objective and Scope of Audit. Everyone, I want your 100% attention now. देखो, आज का चैप्टर है कि मतलब शुरुआत ऐसा होगा, सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, यहां से लेकर के मतलब इट विल गो टू सच ए लेवल. दिस चैप्टर इन इटसेल्फ इज लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑडिट वर्ड का मतलब क्या है वहां से शुरुआत होगा एंड वहां से ऐसे चीजों पे जाएगा. ऑडिट क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है. ऐसे वर्ड्स इंट्रोड्यूस होंगे जो आपने शायद कभी भी नहीं सुने होंगे. मतलब एक ही चैप्टर के अंदर फ्रॉम द वेरी बेसिक दिल गो टू एक्चुअली अ वेरी वेरी हाई लेवल. ये पूरा का पूरा जो जर्नी है इस चैप्टर 1 के अंदर अब मुझे लगता है आपको इजीली समझ में आएगा, बिकॉज आपको इतना डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दिया है बाकी सारे पार्ट्स का दैट यू विल फाइंड दिस एज अ केक वॉक. कैन वी गेट स्टार्टेड गाइस? आइए, इन योर मॉड्यूल्स चैप्टर नंबर 1. अब देखो, इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत ही टाइम पास है. मतलब ऑडिटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑडिट ही क्या होता है, मतलब उसका एनालिसिस भी करके आपको देगा. सो कुछ चीजें बहुत बेसिक रहेगी, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे. आई विल टेल यू व्हाट क्वेश्चन दे कैन आस्क. उधर हम बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत आसान चीजें हैं. इस चैप्टर के अंदर आफ्टर 10 pages, that is first 10 pages is like introduction to audit. But after your 10 page, that is from page number 11th onwards, एक नया जर्नी शुरू हो जाएगा. अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, फिर ऑडिट रिव्यू क्या होता है, अदर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं अदर देन एसेस, वो सारा पार्ट भी इसी चैप्टर के अंदर है. इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा एंड ये वो चैप्टर है जिसमें सिर्फ एक ही ऐसे है, दैट इज ऐसे 200. इफ यू रिमेंबर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, बस वही ऐसे का जिक्र इस चैप्टर में किया है. अदरवाइज ये चैप्टर अपने आप में एक तरीके से जनरल चैप्टर है. मतलब यहां पर ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कोई गारंटी नहीं है, बट जनरल क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है. कैन वी गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट. पेज नंबर 1.2, वी आर इन मॉड्यूल नंबर 2, चैप्टर नंबर 1. आइए, सबसे पहले बताएगा कि सर ऑडिट का ओरिजिन कहां से हुआ, हिस्ट्री क्या बोलता है. आपको बताएगा दैट ऑडिट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडिर. दैट मीन्स, कैन यू सी अ वर्ड टू हियर. एक जमाना ऐसा था जब ऑडिट के लिए ऐसे बोलते थे कि आपने जो अकाउंट्स मेंटेन किए आप उन्हें रिसाइट कीजिए, आप उन्हें बोलिए, सामने वाला इंसान सुनेगा चेक करने के लिए कि आपने कोई गलतियां की है क्या. दैट इज व्हाट ऑडिटिंग वाज. एंड ऑब्वियसली फ्रॉम देयर टुडे वी हैव रीच्ड अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. टुडे वी अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स, वी एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स एंड देन वी गिव आवर ओपिनियन. अब देखिए, आपके लिए रिपोर्ट बनाने के लिए, ओपिनियन के लिए स्टैंडर्ड्स भी बना के दिए हैं. अतुल किधर है, बुलाना उसको. इन सिंपल टर्म्स, फ्रॉम द वेरी बेसिक, जब एक जमाने में ऑडिट का मतलब था सिर्फ हियर करना, वहां से आज हमारा जो ऑडिट का डेफिनेशन है वो काफी इवॉल्व हो चुका है. एंड ये बताएंगे कि कैसे सीएजी, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉन्सेप्ट बनाया गया आइडियली इंडिया के लिए. आइए पढ़ के क्लोज करते हैं फटाफट से, स्पेंड 2 minutes. देखो, ऑडिटिंग एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स इन लॉट ऑफ सोसाइटीज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है. Audit, the word originates from the word audir, that means the word to hear. जब एक जमाने में अकाउंट्स को रीड आउट करते थे एंड एम्प्लॉइज ने कुछ गलतियां की है क्या, ये हम चेक किया करते थे. रीड पॉइंट नंबर 3. कमिंग टू मोर रिसेंट हिस्ट्री, वो 1860 का बात कर रहे हैं. द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वॉज अपॉइंटेड इन द ब्रिटिश इंडिया इन 1860. उसके बाद में फाइनली सीएजी, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक पावर दे दिया गया. मतलब सीएजी को गवर्नमेंट ऑडिट के लिए रेस्पॉन्सिबल बना दिया गया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. इज 1 2 3 4 क्लियर टू यू? फाइनली पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बनाया, एक तरीके से आईसीआई को अथॉरिटी दे दिया. पूरे कंट्री के अंदर ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटिंग बराबर से कैसे किया जाएगा, ये सब चीजों के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, हु विल बी मेंबर्स ऑफ आईसीएआई. क्या इंट्रोडक्शन एकदम सिंपल है क्या? स्पेंड 1 minute, पढ़ लीजिए, विल गो नेक्स्ट.
वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, एक बार रीड कर लीजिए, दैट्स इट। अगली बार कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम पास है। डन? कैन वी गो नेक्स्ट? डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग? It is an independent examination of finance. It is 11:30 only, no, as of now. Acha, okay. Do you remember the definition of auditing? Can you do one thing, please? अपना विंडोज बंद कर दीजिए। बहुत साउंड प्रूफिंग नहीं है, बट जितना है उतना मैनेज कर लेंगे। Let's come to the definition of auditing. Do you remember the meaning of audit? It is an independent examination of financial information for any entity. कुछ याद आ रहा है कैसा? एक बार चेक करके देखो, सेम डेफिनेशन है क्या ऑलरेडी? पढ़ के फटाफट छुड़ा दो जल्दी से। जल्दी पढ़ो एक बार, आपको सब पता है यार। जानबूझ के सिंपल से चैप्टर है तुम्हारे लिए। डन? अच्छा एक बात बताओ, इन ऑडिट डू वी ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस? व्हाई रीजनेबल अश्योरेंस? क्योंकि हम सब कुछ चेक नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू इवैल्यूएट एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन। डू वी कंसिडर सैम्पलिंग? सैम्पलिंग याद है क्या? SFI 30। क्या हमें ऑडिट के दौरान सैम्पलिंग लगाना पड़ता है? हाँ। 100% चेकिंग नहीं होगा, इसीलिए कभी भी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? रीजनेबल अश्योरेंस। बट क्या रीजनेबल अश्योरेंस भी एक हाई लेवल अश्योरेंस होता है? हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अमाउंट्स पे कंफर्ट बिल्कुल नहीं आएगा। आप कंट्रोल्स को चेक करेंगे, अमाउंट को टेस्ट ऑफ डिटेल्स के थ्रू चेक करेंगे, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स लगाएंगे। यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू हैव द बेस्ट पॉसिबल अश्योरेंस। हम मानते हैं वो 100% अश्योरेंस नहीं हो सकता है, बट स्टिल वो क्या होगा? क्वाइट हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होगा। इसीलिए बोलने के लिए वर्ड रीजनेबल है, बट इसका मतलब है ऑडिटर नीड्स टू बी रियली श्योर कि ये अमाउंट्स अप्रोप्रिएट है या नहीं बिफोर एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। So it is a high level assurance. Is that clear to you? फिर याद करो, ऐसे 200 के हिसाब से what was our overall objective? What was the overall objective of the auditor? To obtain reasonable assurance that whether financial statements are prepared as per applicable FRF, that means they are free from material misstatements or not. इसी में opinion देना था ना यार। If they are free from material misstatement, can I give a clean opinion? If they are not free from material misstatement, should I consider modification? Modification देने से पहले should I give them an opportunity to make adjustments? Modification का types बताओ। How many types of modifications? 3 ही है ना पक्का? कौन कौन सा? Qualified, adverse एंड सर याद करो, मॉडिफिकेशन आने के लिए 2 सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। या तो हमें लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट्स, या वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रूव। मतलब तुमको आता है ना? वेरी नाइस। इधर आ जाओ, मस्त उड़ाते हैं। 1.2 ये डेफिनेशन एनालिसिस करके सिखाएंगे आपको। चलो सर, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ओके, अच्छा वो बता दिया आपने। नेक्स्ट सर, इंडिपेंडेंस का मतलब है ऑब्वियसली आपने कंप्लीटली अनबायस्ड होकर काम करना चाहिए। किसी भी पर्सन का इंफ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन। तो देखो सर, इंडिपेंडेंस हियर इंप्लाइज जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ एनी अदर पर्सन। मतलब उसने बिना किसी से इंफ्लुएंस हुए अपने हिसाब से कंप्लीटली अनबायस्ड तरीके से अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। दैट इज योर इंडिपेंडेंस। इज दैट क्लियर टू यू? देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम्पल देंगे बी एंड सी के अंदर, आप ही पढ़ सकते हैं खुद से। प्लीज एग्जाम्पल पढ़िएगा, किसी को बताना मत, आपको याद है। प्लीज पढ़ के उड़ा दो एक बार। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को ऑडिट आता ही नहीं है। यूजलेस।
सी वाला एग्जाम्पल भी खतरनाक है, यू हैव इन्वेस्टेड मनी इन शेयर्स। एग्जाम्पल क्लियर है, टाइम पास है। कैन आई गो नेक्स्ट? चलो पॉइंट नंबर 2 में आओ। देखो, एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एग्जामिन्ड दे नीड नॉट नेसेसरीली बी प्रॉफिट ओरिएंटेड। हाँ सर, हम एक चैप्टर पढ़ के आए हैं जिसमें आपने होमवर्क भी दिया था हमको, ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ का बोलने के लिए कल बोला था ना तुमको। सर याद करो, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट ही पढ़ाया था। इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information for any entity whether profit making or not irrespective of its size or legal सर स्मॉल कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट कंपनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। सर सेक्शन 8 कंपनी है उसको भी ऑडिट करवाना पड़ेगा। वॉलंटरी ऑप्शन किसके पास में है? पार्टनरशिप फर्म के पास में, सोल प्रोप्राइटरशिप के पास में एंड एचयूएफ के पास में। बाकी सबके लिए ऑडिट क्या होता है? कंपल्सरी होता है। इज दैट क्लियर टू यू? नीचे वही एग्जांपल देगा, सर आपको चाहे पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, प्राइवेट है, सबके केस में ऑडिट होता है। आपको मालूम है दैट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरी कंसर्न ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, ऑडिट इज वॉलंटरी। यस और नो? पॉइंट नंबर 3 देखो, मेन ऑडिट का पर्पस क्या है? हमें ओपिनियन देने का है। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ऑब्वियसली। नंबर 4 देखो, बहुत टफ, पहले दिन से चिल्ला रहा हूं। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? और सर हम हमारा जब रिपोर्ट देंगे, हमारा जो ओपिनियन देंगे, ओपिनियन विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट विल बी कॉल्ड एज audit report. Number 5, auditor should express his opinion on financial statement by means of a written audit report. एकदम टाइम पास लग रहा है क्या? नोटबुक पे जाइए, राइट डाउन चैप्टर नंबर 1। जो बोलता हो इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। तुमको एकदम टाइम पास लग रहा है, धीरे धीरे यही चैप्टर ऐसा टेक ऑफ होगा ना, थोड़ी देर के बाद में एकदम शांत हो जाओगे क्लास में तुम लोग। गिव इट हाफ एन आवर, डोंट वरी, मैक्सिमम हाफ एन आवर। फिर तुम बोलोगे यस सर प्लीज लिखाई दो चुपचाप। राइट डाउन चैप्टर नंबर 1, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 1, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। नाम लिखा आपने चैप्टर का? अंडर दिस राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। इस चैप्टर का पहला डिस्कशन है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, इसमें कुछ लिस्ट बनाई है चीजों का। नंबर ए, डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। लिखवाने का जरूरत नहीं है, फर्स्ट डे ऑलरेडी लिखवाया था। डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। पॉइंट नंबर बी, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, that is he should form his opinion, that is he should form his opinion without being affected, he should form his opinion without being affected by any influence, he should form his opinion without being affected by any influence। शॉर्टकट में आपको लिखवा दिया कि भाई आपने कंप्लीटली अनबायस्ड होते हुए, किसी के इन्फ्लुएंस से दूर रहते हुए अपना ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। एग्जांपल नहीं लिखवा रहा हूं, आपको ऑलरेडी मालूम है। आई एम श्योर यू नो बेटर एग्जांपल्स देन दिस। Am I right, guys? Rather, we will even talk about some interesting scenarios regarding independence that will come in chapter number 11. 1 के बाद हम 11 पे जाएंगे, वहां पर कुछ और scenarios को भी डिस्कस किया जाएगा। Write down point number C. Financial statement audits, financial statements audits are performed. Financial statement audits are performed for all types of organizations. Are performed for all types of organizations, such as partnership firms, private limiteds,
partnership firms, private limiteds, LLP, etc. ऑब्वियसली ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिट करवाना वॉलंटरी ऑप्शन होता है, कंपल्सरी नहीं होता। ये जनरल स्टेटमेंट है, नॉर्मली हम सबके लिए ऑडिट करवाते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? राइट डाउन पॉइंट नंबर डी। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा लग रहा है तो फर्स्ट डे चल रहा है आज। थोड़ी देर रुको बेटा तुम अभी, 30 मिनट्स। क्या इतना समझ में आया आपको? टाइम पास है? कैन आई गो नेक्स्ट? अब नीचे आइए, एक मस्त लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दिए और आप आईसीआई को जानते हैं, जब भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं वो मस्त एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रॉब्लम ये इस बार तुम एक क्वेश्चन समझेगा तो पर आंसर नहीं समझेगा। आइए पेज नंबर 1.3। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में लिखना क्या है, सोचना बहुत मुश्किल है। देखो क्या बोलता है, इन डूइंग सो, मतलब क्या, ऑडिट करते वक्त आपने देखना चाहिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट मिसलीड एनीबडी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी मिसलीडिंग। ये हमने चेक करना चाहिए ऑडिट के दौरान। तो क्या क्या चेक करना चाहिए? अब ये ना, एक अगर किसी बीकॉम ग्रेजुएट मतलब करने वाले इंसान को, बीकॉम करने वाले इंसान को जनरल शब्दों में ऑडिट अगर समझाना है, जब स्टैंडर्ड का टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करना, तो ऐसा लिखेंगे। देखो, जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं, प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है एज पर एंट्रीज। अरे फॉर एग्जांपल आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो उसके लिए एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना आपको आइडियली। तो आपने प्रॉपर अकाउंट्स बनाए हैं इन सपोर्ट ऑफ ऑल योर एंट्रीज। कोई भी एंट्री का ओमिशन नहीं होना चाहिए, हर एंट्री के लिए कोई ना कोई सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। देखो नंबर 2, ऑल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। कोई भी एंट्री को आपने क्या नहीं करना चाहिए, ओमिशन नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो भी आप देंगे वो क्लियर होनी चाहिए एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी लाइक ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन है, क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये पेंडिंग लिटिगेशन है, इसमें इतना हमारे पे लाइबिलिटी आ सकता है। इट शुड बी अ क्लियर कट कम्युनिकेशन इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बराबर से आपने क्लासिफाई करना चाहिए, डिस्क्राइब करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को बराबर से डिस्क्लोज करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने कौन सा व्यू देना चाहिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाना चाहिए। ये सब चीजें हम कंसीडर करेंगे। एकदम जनरल आंसर है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है, उधर जनरल आंसर लिखने के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वो चैप्टर 1 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछने का उसने ये पूछा, तो ऐसे कितना भी लिख के आ जा, 0 मार्क्स मिलेगा। इसी वजह से तुमको ये पढ़ा रहा हूं, है बहुत आसान, कुछ ग्रेट नहीं है। आई नो ऐसा क्वेश्चन पूछ के सेंसिबल भी नहीं बनेगा, बट यू नेवर नो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 के अंदर पॉइंट नंबर 2। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, following points should be kept in mind while auditing financial statements, should be kept in mind while auditing financial statements so that they don't mislead anyone, so that they don't mislead anyone. बनाओ लिस्ट। नंबर 1, नो ओमिशन ऑफ एंट्रीज, शॉर्टकट में लिखेंगे। हाँ, नंबर 1, नो ओमिशन ऑफ एंट्रीज। नंबर 2, ऑल एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय, all entries are supported by, all entries are supported by sufficient and appropriate evidences. Number 3, financial statement presents a true and fair picture. Financial statements presents a true and fair picture. Next, amounts are properly classified. Amounts are properly classified, described and disclosed.
described and disclosed in compliance with AS. Classified, described and disclosed in compliance with AS. And the last one, information. The last one, information conveyed in financial statements is clear and unambiguous. Conveyed in financial statements is clear and unambiguous. टाइम पास पॉइंट्स एकदम यार, 2 मिनट स्पेंड कर लो मेरे हिसाब से। जो आपने पॉइंट नंबर 2 लिखा है उसको मार्क कर लीजिएगा एज अ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो आपने अभी जो लिस्ट बनाया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नीचे कंक्लूजन पढ़ोगे क्या? ऑडिटिंग प्रोवाइड्स अश्योरेंस, ओके। Its basic nature lies in providing assurance to the users, ताकि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। It will enhance the credibility of financial statements for my users। एकदम लॉजिकल है, सब आपको फर्स्ट डे पढ़ा दिया था। क्या आपको ये सब कुछ याद है क्या? Are you able to recall all this? टाइम पास लग रहा है क्या? आगे चलो क्या सच्ची में? जस्ट दैट फॉर्मेलिटी के लिए पूरा चैप्टर है। एंड ऑनेस्टली नए सिलेबस में इस चैप्टर के लैंग्वेज को बहुत चेंज किया है। ओल्ड सिलेबस में यही चैप्टर का लैंग्वेज थोड़ा अलग था। फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव चेंज द लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इसीलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी लगता है कि इस पे भाई 1 आध मार्क का एमसीक्यू भी आ सकता है और 4 मार्क का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। मतलब इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो 4 मार्क के लिए आने ही वाला है, मतलब 100% है। अब वो चाहे वो आपका पॉइंट नंबर 2 आपने जो लिखा है वो पूछ लेगा, या आगे जाकर के थोड़े अच्छे क्वेश्चन से आई होप वहां पर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैन वी गेट स्टार्टेड? आगे बढ़िए चलो। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या बोलता है। ऑडिटिंग का क्या रिलेशनशिप है बाकी अलग अलग डिसिप्लिन के साथ में? एक बात बताओ, ऑडिट करने वाले इंसान को थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स आना चाहिए क्या? ऑडिट करने वाले इंसान को थोड़ा बहुत टैक्स, लॉ, अकाउंट्स, अरे सब आना चाहिए यार। इसलिए लिस्ट बना के दिया, देखो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का रिलेशनशिप है, ऑडिटिंग एंड लॉ, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, हाउ टू डील विद पीपल, इट्स इंपॉर्टेंट। अरे you should be tactful, you should know how to deal with different people in a different manner. Some people can be difficult to understand, तो आपको तब भी इंफॉर्मेशन तो ऑब्टेन करना ही पड़ेगा ना यार। तो ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस का भी रिलेशनशिप है, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, योर आईटी। और बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में ऑडिटिंग एंड एफएम रेशियो एनालिसिस वगैरह करना होता है आपको। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, जो आपके ओवरऑल ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं वो आपको चेक करने होते हैं। सो इज ऑडिटिंग रिलेटेड विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स? यस। आप जो सोचेंगे सबके साथ में रिलेटेड है। खत्म हो गया। 1 मिनट स्पेंड करके पढ़ लो उसको। चलो अगली बार पढ़ना मत कभी। मस्त टाइम पास लिखते हैं यार। Online students, I don't think there is any lag. I have a student login and I can see everything absolutely fine. I have a student login. I want to think like a student. I don't think there is any problem here. Done? Did you read? एक बार पढ़ लो यार, लाइफ चेंजिंग चीजें हैं यार। ओके So why is it important to know human behavior? अरे ऑडिट में सारा इंफॉर्मेशन किससे मिलेगा तुमको? मैनेजमेंट से, उनके काम करने वाले एम्प्लॉयज वगैरह से। ह्यूमन बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो जो इंफॉर्मेशन तुझे प्रोवाइड कर रहे हैं तू कैसे रिलाई कर पाएगा उस पर? यू शुड हैव a basic level of skills to understand how to communicate with people, how to extract information from them, and if they are trying to bluff, you should also know how to catch that bluff. है साइकोलॉजी भी आना चाहिए क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल आना चाहिए, इसीलिए आपको ऐसा पढ़ाएंगे ना आगे। डू यू नो दैट?
सीए फाइनल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट आने वाला है। आपको सेल्फ पेस मॉड्यूल्स नहीं पता क्या? बताएंगे आपको। अभी पहले आप इंटरमीडिएट तक थोड़ा, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। क्या पता, अभी चलो नहीं नहीं बोलते, खत्म कर रहे हैं। मैं बोलने वाला था क्या पता उसके अंदर और चेंजेस आ जाए बाय द टाइम यू रीच फाइनल। समझ नहीं रहे हो यार। तो वहां तक पहुंचेंगे तो आराम से बताएंगे आपको। साइकोलॉजी, फिलोसफी सब काम में आती है। कैन वी गो नेक्स्ट? ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीआई फेवरेट एरिया। पता नहीं क्या मजा आता है बट ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। This is your point number 3. Objective of a statutory audit. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम ऐसी हरकतें करते हो ना, फिर तुम बोलते हो रिप्लाई नहीं करते हो। बच्चा रहता है, बॉम्ब डिफ्यूज करने का टैक्टिक भी आना चाहिए क्या सर? सब मोरों को पकड़ के मैं सर, फिर हमको हमारे आंसर्स को आप रिप्लाई नहीं करते, ऐसा लिखेगा तो क्या रिप्लाई करेगा आदमी यार? चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, लिसन टू मी केयरफुली। एसए 200 के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आ सकता है। आई वॉन्ट एवरी वन टू डू वन थिंग। इफ यू रिमेंबर SA 200, what was the name of SA 200? Overall objective of an independent auditor and the conduct of audit in accordance with essays. If you able to recall that, मेरे को याद है मैंने इस पे आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था, मेरे को याद है कंफर्म। ऐसे 200 ढूंढना चाहोगे क्या नोटबुक के अंदर तुम लोग? अरे वो तो लिखाया था तुमको मैंने। सो ये डिस्कशन 2 बार हुआ है। एक तो आपको फर्स्ट डे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिटर पढ़ाया था, उसमें एक नोट लिखवाया था। फिर ऐसे 200 जब पढ़ाया था तब भी पॉइंट नंबर 1 में ही पढ़ाया था। जब आपको ऐसे 200 पढ़ाया था तो पॉइंट नंबर 1 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखवा के होमवर्क दे दिया होगा, जो ऑब्वियसली आपके इधर ब्लैंक पेज जैसे रहेगा। ऐसे 200 क्या बोलता है, याद कीजिए। The overall objective of an independent auditor is to obtain reasonable assurance that whether financial statements are prepared in compliance with applicable FRF. You remember what is applicable FRF? AS/Ind AS plus Schedule 3. Yes or no? एंड ये चेक करने के साथ साथ हमने ये कंक्लूड करना चाहिए वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट, ताकि हम क्या कर पाए, हमारा ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए। हम सर ओपिनियन देने से पहले याद कीजिएगा कम्युनिकेट करते हैं टू TCWG एंड मैनेजमेंट। कैन आई से obtain reasonable assurance, then you conclude whether financial statements are free from material misstatements or not. If there are material misstatements, will you communicate to the management? If they make adjustments, can I give a clean opinion? If they don't adjust, will I have to give a modified opinion? और ये opinion आएगा through a written audit report. Do you remember this, guys? Under objective, read the introduction and A and B. This is a very important question. I made you read this in essay 200 also. वापस से रिवाइज करते हैं, देखिए। While conducting the audit of financial statement, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, the overall objective, to obtain reasonable assurance that whether financial statement as a whole are free from material misstatement, ताकि हम क्या ओपिनियन दे पाएंगे, हमारा एक्सप्रेस कर पाएंगे ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स that they are prepared in all material respects as per applicable FRF. सर हमने ओपिनियन फॉर्म करने के बाद ओपिनियन कम्युनिकेट करना चाहिए एंड रिपोर्ट के थ्रू यूजर्स को पहुंचाना चाहिए। तो सर हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट करना पड़ेगा as required by the essays. Can I say इसमें 260 आएगा for communication and 700 and 705 आएगा for opinion. याद आया क्या? हाँ या ना? Spend 2 minutes, read the introduction A and B again. I'm sure ये चीज आपको बहुत बार पढ़ाई है, एक बार रिवाइज करके उड़ा दीजिएगा इस।
क्लियर है? नोटबुक में जाइए, अंडर ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर ए। वी विल नॉट रिपीट दिस, आई जस्ट गिव यू रेफरेंस। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, वापस लिखवा के फायदा नहीं होगा। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव पे आ जाए फॉर अ 4 मार्क, पहले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे एज पर ऐसे 200। राइट डाउन पॉइंट नंबर ए, मेंशन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, mention overall objective of the auditor, mention overall objective of the auditor as per SA 200. Will you be able to write the proper overall objective there? Yes. आंसर में आपको पहले overall objective बराबर से लिखना पड़ेगा। अब सुनिएगा ढंग से। सर, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड था ना, वो था रीजनेबल अश्योरेंस। क्या वर्ड था सर? रीजनेबल अश्योरेंस। लुक एट द वर्ड रीजनेबल, मतलब इट इज नॉट सेइंग इट इज एब्सोल्यूट। सो 2 वर्ड हो गया, एक हो गया एब्सोल्यूट अश्योरेंस, एक हो गया रीजनेबल। एब्सोल्यूट अश्योरेंस तब मिलता है जब आप 100% श्योर हो, और 100% श्योर होने के लिए शायद आपको 100% चेकिंग भी करना पड़ेगा। बट सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट ग्लोबली कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया है जहां पर ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं है आप 100% चेकिंग करें। इसलिए कैन वी से एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज नॉट, reasonable assurance is not a absolute assurance because of inherent limitations. याद आ रहा है क्या? ऑडिटर की कुछ लिमिटेशंस होती है। सर, देयर आर लिमिटेशंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि आप प्रोविजंस का इस्तेमाल करोगे। देयर आर लिमिटेशंस इन द ऑडिट प्रोसीजर्स, हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। अरे सर, ऑडिटर को ऑडिट करना आता है, पर बहुत सारी चीज, ये डॉक्यूमेंट फेक है कि ओरिजिनल है ये मैं पता नहीं कर सकता हूं। ये एक बिल्डिंग का यूजफुल है 50 साल होना चाहिए, 70 ईयर्स होना चाहिए, मुझे नहीं पता चलेगा आइडियली। मतलब आई एम नॉट एन इंजीनियर इन दिस केस। मतलब कुछ कुछ चीजें शायद आपके पास में एक्सपर्टीज नहीं होगी, इसीलिए हम बोलते हैं आप लोग कौन सा एश्योरेंस ऑब्टेन कीजिए, रीजनेबल, ना कि एब्सोल्यूट। इज दैट क्लियर टू यू? नीचे आइए, एनालिसिस पढ़ने का ट्राई कीजिए। देखो पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस। रिपीटिशन है। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल अश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट अश्योरेंस, मतलब कि आप 100% गारंटी नहीं देते हो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मट। क्या ऑडिटर गारंटी देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां हो ही नहीं सकती है? ऐसा गारंटी ऑडिटर नहीं देता है, क्योंकि ऑडिटर के पास कौन सा एश्योरेंस नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है, उसके पास कौन सा एश्योरेंस है? रीजनेबल। देखिए, रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, ऑल्दो इस वर्ड को मार्क करना, इट इज अ हाई लेवल एश्योरेंस। हाई लेवल मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको कंफर्ट आना चाहिए, बट 100% नहीं हो सकता है। ये हाई लेवल आप मैथमेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि कब आपको हाई लेवल कंफर्ट आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन ऑडिटर्स जजमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? राइट डाउन नोटबुक्स में पॉइंट नंबर बी। ऑब्जेक्टिव में पहले लिखेंगे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, फिर लिखेंगे पॉइंट नंबर बी, रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस is a high level assurance, but it is not, is a high level assurance, but it is not an absolute assurance. It is not an absolute assurance. Absolute assurance के ब्रैकेट्स में लिखना complete assurance. Absolute assurance के ब्रैकेट्स में लिखना complete assurance. Brackets close. Full stop. Therefore, auditor cannot give a guarantee that the financial statements, therefore, auditor cannot give a guarantee that the financial statements are free from material misstatements. Cannot give a guarantee that the financial statements are free from material misstatements.
कैन आई से ऑब्जेक्टिव में 2 पॉइंट। पहले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमको ऑलरेडी पता था, थोड़ा सा और डिस्कशन किया कि भाई रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल अश्योरेंस बट इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट। आप 100% गारंटी नहीं दे सकते हो। इस पॉइंट नंबर बी क्लियर टू यू। आइए रीड पॉइंट नंबर 3। देखिए, जब हम ऑडिट करते हैं, ऑडिटर अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स को दिमाग में रखते हुए अपने एसेस के बेस पे ऑडिट करता है। हम ट्राई करते हैं कि हम ऐसे एविडेंसेस ऑब्टेन करें जिससे हमें क्या मिले, हाई लेवल अश्योरेंस मिले, हमें क्या मिले, रीजनेबल अश्योरेंस मिले। बट रिमेंबर, ऑडिटर जो एविडेंसेस भी ऑब्टेन करता है, याद रखना, दे आर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बट दे आर नॉट कंक्लूसिव, दे आर परसुएसिव। परवेसिव, दे आर परसुएसिव। वो परसुएड करते हैं, कन्विंस करते हैं, शायद ऐसा हुआ होगा, बट वो 100% कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प नहीं कर सकते हैं। मतलब हम ट्राई करते हैं, बेस्ट पॉसिबल तरीके से एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, बट रिमेंबर द एंटायर ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट इज क्रिएटेड ऑन विच अश्योरेंस, रीजनेबल, ना कि ऑन एब्सोल्यूट। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? रीड पॉइंट नंबर 4। अब थोड़ा मिस स्टेटमेंट्स पे चले जा रहा है वो, कि भाई जो गलतियां मिलती है ना, वो गलतियां क्या हो सकती है? इट कैन बी इधर अ फ्रॉड और अ एरर। मैंने आपको ये सब पढ़ाया है फर्स्ट डे, मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन भी पढ़ाया था। याद है क्या मिस स्टेटमेंट क्या होता है? जो एप्लीकेबल एफआरएफ बोलता है, अगर वैसा नहीं करते हो, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट। इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर। फर्स्ट फ्यू डेज। फिर ये मिस्टेक मटेरियल कब होता है, उसके लिए मटेरियलिटी कौन सा पढ़ाया था? क्या ये गलती मेरे जजमेंट में, मेरे यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है? अगर हाँ तो ये क्या बन जाएगा? मटेरियल मिस्टेक। आर यू एबल टू रिकॉल ऑल दैट? वेरी नाइस। नोटबुक में जाइए, पॉइंट नंबर सी। ऑडिटर performs his audit procedures in accordance with essays to obtain sufficient and appropriate audit evidences so that he can reduce his audit risk, to an acceptably low level. He can reduce his audit risk to an acceptably low level. कुछ याद है क्या ऐसा? थोड़ा हम ज्यादा आगे चले गए, ऑनेस्टली बहुत बेसिक लेवल पे खेल रहा है। आपको मैंने ये तक बताया, हम ऑडिट को एज पर एसेस करेंगे, एविडेंसेस ऑब्टेन करेंगे, और हम क्या ट्राई करेंगे, हमारा ऑडिटर जितना कम हो जाए। क्या ऑडिटर जीरो हो सकता है? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। और इसीलिए हमें हमेशा क्या मिलेगा? रीजनेबल अश्योरेंस, एंड ना कि। क्लियर है क्या? खत्म हो गया। फॉर्मेलिटी के लिए 2 पॉइंट लिखा ना, इसलिए लिखाता हूं। पॉइंट नंबर डी। 3 पॉइंट हो गया ना तुम्हारा? Write down point number D. Misstatements can occur. Point number D. Misstatements can occur due to fraud or error. Misstatements can occur due to fraud or error, or both. Due to fraud or error, or both. Obviously, इसलिए आपको गलतियां ढूंढने के लिए और डिटेल में काम करना चाहिए। Write down point number 5. Auditor should express an opinion. That whether financial statements are free from material misstatements. That whether financial statements are free from material misstatements or not.
थ्रू अ रिटन रिपोर्ट, थ्रू अ रिटन रिपोर्ट, मतलब एक प्रॉपर रिपोर्ट के थ्रू आप ये कम्युनिकेट करेंगे। क्या आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया? ये 4 मार्क के लिए देखो सुनिए, 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्टली पूछेगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ऑलरेडी नो द आंसर, इतना ही लिखना होता है। इफ दे आस्क यू अ जनरल क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखिए, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में सपोर्ट में आपको 2-3 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे, मैंने 4-5 लिखवा के दिए हैं। विल यू बी एबल टू कंप्लीट द आईसीआईएस आंसर? आपको बस में आंसर लिखना क्या है इसके लिए ये पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मेजॉरिटी चीजें कोई ना कोई ऐसे में कवर हो चुकी है। इज दैट क्लियर? एक बार 2 मिनट स्पेंड कीजिए। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पढ़ा, अरे हाँ है ना। ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बताया आपको, बिल्कुल सर। फिर सर ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड हमें हमेशा कौन सा अश्योरेंस मिलता है, रीजनेबल। इज रीजनेबल अश्योरेंस हाई लेवल अश्योरेंस? यस, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए पेज नंबर, स्कोप पे आएंगे। पहले इधर पेज नंबर 1.7, 2-3 चीज उड़ाते हैं। ऑडिट मैंडेटरी होता है कि वॉलंटरी होता है? हमको मालूम है सर, कुछ एंटिटीज के लिए मैंडेटरी होता है एंड कुछ के लिए वॉलंटरी। खाली वॉलंटरी का ऑप्शन बताई दिया आपको मैंने, पार्टनरशिप, एचयूएफ, सोल प्रोवाइडरशिप। बाकी सबके लिए, सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है क्या? देखो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। कुछ कंपनीज के लिए ये कंपल्सरी हो सकता है। देखो इन इंडिया हालांकि टैक्स ऑडिट के लिए जो लिमिट है वो अलग रहेगा। हम ऑब्वियसली डिस्कस किसका कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट का डिस्कस कर रहे हैं। टैक्स ऑडिट मैंने आपको कल भी बोला था, हो सकता है टर्नओवर क्राइटेरिया की वजह से इंडिविजुअल के लिए भी करवाना पड़ता है, प्रोफेशनल के लिए करवाना पड़ता है, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं होंगे और कंपनी भी नहीं होंगे। इट इज रिक्वायर्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट 44AB, पढ़ाया होगा तुमको यार, है तुम्हारे सिलेबस में। नेक्स्ट, इट इज पॉसिबल दैट सम एंटिटीज लाइक स्कूल्स एंड ऑल, दे नीड टू गेट देमसेल्व्स ऑडिट फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। या आपको पैसा बोरो करना होगा इसलिए ऑडिट करवाना पड़ रहा है। मतलब ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। बेसिकली कुछ भी ढंग से आंसर नहीं लिखा है, जनरल टाइम पास लिखा है। मैंने आपको क्लियर बताया किधर किधर कंपल्सरी है और किधर किधर वॉलंटरी है, बताया था कि नहीं बताया था? कैन वी इग्नोर दिस? पक्का? चलो नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 4। ये आपका लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन होगा। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? क्या लगता है आपको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? इंटीग्रिटी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और क्या चाहिए? एक एक करके ऐसा रेज योर हैंड्स। हाँ, क्वालिफाइड, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए? हाँ, एक इतने बढ़िया आंसर दोगे तो क्या फायदा होगा? 2 मिनट। हाँ, सॉरी, टैक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, अनबायस्ड होना चाहिए, इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए सर, नहीं तो चिल्ला सकता किसी पे भी, नॉलेजेबल होना चाहिए। क्या जनरल बात बोलते हैं, नॉलेजेबल होना चाहिए, जजमेंट अच्छा होना चाहिए, मेंटेन, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन छोड़ दूंगा पूरा चैप्टर। हाँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़िया चाहिए, मैच्योर भी होना चाहिए। ओहो, लुक हु इज टॉकिंग। हाँ, फोरसाइट, कॉलेज का नाम तो नहीं बता रहा ना, एक कॉलेज था, गुड अकाउंटिंग इन ईआरपी नॉलेज। ओके, एक सेकेंड, क्या होना चाहिए? अरे सुनने ही नहीं दे रहे हो आधे आंसर तो। इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल भी है। बस 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 बहुत हो गया। एथिकल होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, हाँ हाँ, ऑनेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फार साइडेड व्यू चाहिए, तो दूर तक समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। अच्छा,
चुप कैसे रखना है? बोल। ऐसा कुछ नहीं है। इन योर मॉड्यूल्स का टू पेज नंबर, कुछ आंसर्स लॉजिकल नहीं होते। 1.9 पे आ जाओ, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर आ जाओ। देयर इज अ लिस्ट गिवन टू यू। ऑडिटर शुड बी टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो अलग अलग इंसान से कैसे अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए। यू शुड बी कॉशियस, यू शुड बी फर्म अबाउट योर डिसीजन, यू शुड हैव अ गुड टेम्पर। एनालिटिकल स्किल्स बढ़िया चाहिए, ऑनलाइन सही बोला है। इंटीग्रिटी, डिस्क्रिशन, डिसीजन मेकिंग, इंडस्ट्री नॉलेज, जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडेडनेस, दिमाग क्लियर होना चाहिए, मतलब नॉट दैट क्लियर बट क्लियर। नेक्स्ट, रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, हु शुड होल्ड अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। देखो, ऑल द क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ गुड बिजनेसमैन और गुड बिजनेस वुमेन, वो सब कुछ होना चाहिए आइडियली। ठीक है भाई। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग is sine qua non. Sine qua non is essential. Sine qua non का मतलब होता है essential, मतलब ऑब्वियसली अकाउंटिंग ही नहीं आया तो ऑडिटिंग कैसे करेगा आदमी। पॉइंट नंबर 5, exhaustive knowledge of accounts and all its branches is the sine qua non, मतलब essential requirement for the practice of auditing. क्वालिटीज बहुत सारी थी, आप 2 मिनट स्पेंड कीजिए। इन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट लिख के दिए, रीड कर लो एक बार। एक बार उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, आई डोंट सी शायद नए सिलेबस में इस चैप्टर से अभी ये क्वेश्चन आएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गुड टॉपिक्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो एक बार के लिए पढ़ के उड़ा दीजिए। जस्ट रीड दिस वंस। सिन क्वा नॉन का मतलब होता है एसेंशियल। इट्स अनदर वर्ड फॉर एसेंशियल। डिड यू रीड दिस? नोटबुक में जाइए, क्वालिटीज एक 5-6 पॉइंट लिस्ट बना दीजिए। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट था ना आपका, सेकंड पॉइंट, उसमें से कोई भी क्वालिटीज लिख दीजिए ना, लिस्ट बना दीजिए फटाफट से। एनी 5-6 क्वालिटीज। आपके पास में कितनी क्वालिटीज है इसमें से? एक तो नहीं है, वो है पेशेंस। वो तो नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ, तुम क्लियर हेडेड हो सकते हो, तुम, दैट इज पॉसिबल। आर यू रिलायबल पीपल? अब वो तुम ही डिसाइड कर सकते हो, मैं कैसे बोल सकता हूं। इंटीग्रिटी तो मेरे को डाउट है। जजमेंट ठीक है, तुम्हारा धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होगा। इंडस्ट्री नॉलेज तो अभी फिलहाल इंडस्ट्री में जब जाओगे तो आएगा। पोजीशन ऑफ ट्रस्ट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग आई हाईली डाउट, बट स्टिल ओके। ठीक है, आई एम श्योर यू आर वर्क इन प्रोग्रेस एज ऑफ नाउ। जस्ट राइट डाउन एनी 5-6 क्वालिटीज। लेट्स मूव ऑन। Any 5-6 qualities. सर ये चैप्टर फर्स्ट डे पढ़ाना चाहिए था, कितना अच्छा लगता था हमको समझता था कि आप क्या बोल रहे हो। डन गाइस? चलिए, एनी 4-5 क्वालिटीज यार, क्विकली फिनिश इट ऑफ, डू नॉट वेस्ट टाइम। एनी 4-5 क्वालिटीज। I hope you guys are done. Now come to page number 1.8. Who appoints an auditor? अब देखो, इसका डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता है, ये डिपेंड करता है हम किस बिजनेस का बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज एनी अदर कंपनी, हु विल अपॉइंट एन ऑडिटर? मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। जनरली कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स। बट ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑडिटर हुआ तो पावर बीओडी के पास चले जाएगा, याद आया क्या आपको?
तो सर हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर इज अ जनरल, वो आपको चैप्टर 1 में बता रहा है, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहता है। एनी अदर कंपनी होती है तो नॉर्मली मेंबर्स अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में। गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा, इतना मालूम है। पार्टनरशिप फर्म है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे। एलएलपी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने अपॉइंट करना चाहिए, कल पढ़ाया था। यस और नो? लाइक जनरली इस तरीके का आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। क्विकली 2 मिनट पढ़ लीजिए मेरे साथ में, कुछ लिखने का जरूरत भी नहीं है। जनरली ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ओनर्स ऑफ द कंपनी। देखिए फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स इन द एजीएम। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी द ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सीएजी। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द ऑडिटर मे बी अपॉइंटेड बाय पार्टनर्स। अब सर याद कीजिए, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में याद है रजिस्ट्रार को भी पावर दिया था। इन केस ऑफ अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्पेशल ऑडिट करने का पावर याद है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी था। सो ये हर बार आंसर बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस एंटिटी का हम ऑडिटर अपॉइंट करने का बात कर रहे हैं। या वो बस कुछ एग्जांपल्स देना चाहता है दैट इट कैन बी योर नॉर्मल ओनर्स ऑफ द कंपनी दैट इज मेंबर्स, इट कैन बी सीएजी ऑल्सो, इट कैन बी योर पार्टनर्स, इट कैन बी योर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इट कैन बी एनी अथॉरिटी डिपेंडिंग अपॉन द एंटिटी एंड द सर्कमस्टेंसेस। इज दैट क्लियर टू यू? ऑब्वियसली हमको जिसने अपॉइंट किया है हम रिपोर्ट भी नॉर्मली उसको ही सबमिट करते हैं। याद है क्या, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सीएजी को रिपोर्ट भी देगा, एंड एक नॉर्मल ऑडिटर रिपोर्ट किसको एड्रेस करता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अड्रेसी, टाइटल, अड्रेसी, याद आएगा। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, टू whom the report is submitted, the outcome of the audit is given in a written audit report and it is normally submitted to the person जो आपको normally appoint करता है। In case of a company we normally submit the report to the shareholders। अब हम डायरेक्टली शेयर होल्डर को नहीं देते हैं, हम रिपोर्ट कंपनी के मैनेजमेंट को देते हैं जो शेयर होल्डर्स तक पास ऑन करते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? इन केस ऑफ अ फर्म जिन पार्टनर्स ने अपॉइंट किया होगा उनको रिपोर्ट एड्रेस करके दिया जाएगा। एकदम टाइम पास लग रहा है क्या? हु अपॉइंट्स द ऑडिटर, रिपोर्ट किसको बना के देंगे, ऑडिटर के क्वालिटीज क्या क्या है। आर यू ऑल डन विद दिस? अब एक एग्जाम में क्वेश्चन जो आ सकता है, कल भी पढ़ाया था, वो पढ़ाया था why would a partnership firm get its books of accounts audited? याद है क्या बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट? पर कल पढ़ा था ओनली फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 5, benefits of statutory audit। Benefits of statutory audit, that is why audit is needed। Benefits of statutory audit, that is why audit is needed। थोड़ा बहुत कल के बेनिफिट्स याद है क्या? कल थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपको पार्टनरशिप फर्म के एलएलपी के लिए याद आ रहा है क्या? गलतियां ढूंढने में हेल्प करेंगे, टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, मैनेज करने में हेल्प करेंगे बिजनेस को बेहतर तरीके से। मतलब वो कंट्रोल से वीकनेस ढूंढेंगे ना तो कंट्रोल्स इंप्रूव हो जाएंगे तो बिजनेस बेहतर चलेगा। अगर बैंक से पैसा बोरो करना होगा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगने वाले हैं। अरे क्या वो बेनिफिट है कि नहीं है? सिंपल एक काम करना, सिर्फ यूजर्स के बारे में सोचना। बैंकर कैन बी अ यूजर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट आ जाएगा। एम्प्लॉइज के ऊपर मॉरल चेक बना रहेगा, उसके ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा। मतलब थिंक अबाउट योर यूजर्स, उसके अराउंड आप आराम से 4-5 पॉइंट बिल्ड कर सकते हो। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? वो आपके रिगार्डिंग टैक्स लाइबिलिटीज बराबर से डिटरमाइन कर पाएगा। आप लोग टैक्सेस का इवेजन वगैरह तो नहीं कर रहे हो, ये उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा बिकॉज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे? ऑडिटेड रहेंगे। अरे यस और नो? एकदम सिंपल से बेनिफिट्स दिए, आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सर ऑडिटिंग अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एसएस के थ्रू ऑडिट करके दिया होगा, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे? रिलायबल रहेंगे। फिर देखो पॉइंट नंबर 2 एक अच्छा स्टोरी दिया है। सर ऑब्वियसली एक कंपनी है, कंपनी में ओनर्स है, ओनर्स रोज प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके बिहाफ पे बिजनेस कौन चलाता है? डायरेक्टर चलाता है। ये मैनेजमेंट कैसा काम कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग कैन आई से माय स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा? ऑडिटर ही प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हम किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं? यूजर्स के लिए। रीड पॉइंट नंबर 2,
In case of a company, shareholders may or may not be involved in day-to-day affairs. And sir, management, that is directors, are responsible to maintain the business. तो shareholders को एक independent mechanism चाहिए जिससे उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या रहेगा, कंफर्ट रहेगा. तो ये उनके सेफगार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करवाते रहेंगे, ऑडिट करवाते रहेंगे, बिकॉज योर शेयर होल्डर्स विल नॉट बी प्रेजेंट इन द डे टू डे बिजनेस अफेयर्स. इस पॉइंट नंबर 2 क्लियर टू यू. नंबर 3, एक वर्ड को मार्क कीजिएगा, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय को डर रहेगा हमेशा, ऑडिटर है, हम गलती करेंगे पकड़े जाएंगे. इस पॉइंट नंबर 3 क्लियर टू यू. गवर्नमेंट कंपनीज को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को क्या फायदा है, टैक्स लाइबिलिटीज बराबर से आप कैलकुलेट करके पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कॉन्फिडेंस आएगा. बैंकर्स को ऑब्वियसली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे कंफर्ट आएगा कि हमने इनको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. क्या आप फ्रॉड्स या एरर्स भी डिटेक्ट करने में हेल्प करोगे? यस. कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज ढूंढने में हेल्प करोगे? हाँ. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, रीड द बेनिफिट्स राइट अवे. जल्दी, बहुत आसान से क्वेश्चन है. यू हैव 2 to 3 minutes. नोटबुक में जाइए, बेनिफिट्स अभी के भी 5 पॉइंट लिखिए फटाफट से. अज्यूम कीजिए इट्स अ 4 mark और अ 5 mark क्वेश्चन. इफ यू नीड हेल्प देन रीड, अदरवाइज ट्राई टू राइट द आंसर ऑन योर ओन. एटलीस्ट आपको पार्टनरशिप एलएलपी के लिए 2 बार ही आंसर लिखा है. अब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए नॉर्मल ऑडिट के एडवांटेजेस और बेनिफिट्स खुद से लिखने के लिए. एवरीवन विल ट्राई टू राइट देयर आंसर ऑन देयर ओन. ऑनलाइन स्टूडेंट टाइम पास नहीं चाहिए. Try to write the answer on your own. Only if you are struggling, try to read the answer. This is the easiest possible question in the entire subject. अगर ये लिखने में भी तकलीफ आ रहा है तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगा. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एंजॉइंग रिपीटिंग द सेम थिंग which is covered in a chapter, but I still believe ICI के क्वेश्चन को आंसर देने के लिए थोड़ा आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा. इसीलिए आपको ये वापस से आज पढ़ाया है. ढंग से खुद से लिखने का ट्राई कीजिए.
If you are done writing, do not talk. चलो डन। देखो एक चीज आप में से मेजोरिटी लोगों ने फिर से नोटिस किया होगा, जैसे ही आपको खुद से लिखने के लिए दिया, ऑल्दो द सेम क्वेश्चन यू हैड रिटन यस्टरडे ट्वाइस, कल ही आपको पार्टनरशिप और एलएलपी के बेनिफिट्स लिखाए थे। 3 पॉइंट तो कॉमन है उसमें से, फ्रॉड्स एंड एरर्स वाला पॉइंट कॉमन है, लेंडिंग अथॉरिटीज वाला पॉइंट कॉमन है। अब थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा अलग लिखा है, कंट्रोल्स वाला तरीके से लिखा है, बट अल्टीमेटली इट इज बेटर रनिंग द मैनेजमेंट ओनली। अरे बिजनेस का बेहतर मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करेगा ना ऑडिटर इनडायरेक्टली। इफ यू आर चेकिंग कंट्रोल्स, टेल देम कंट्रोल्स में प्रॉब्लम्स है, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। आपको बता रहा हूं, फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों को आंसर लिखने में तकलीफ आ रहा है। आप एक चीज नहीं समझ रहे हो, सब्जेक्ट समझना एक चीज है, थोड़ा आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एटलीस्ट ट्राई एंड राइट फ्यू आंसर्स, एंड दीज आर द इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस। एक बात समझिए, आईसीएआई ने जो आपका सिलेबस बनाया है एंड जो सेक्शन वाइज वेटेज बनाया है, ये सोच के बनाया है कि सारे के सारे, अगर जेन्युइनली उन्हें आपको फेल करना होता ना, 100 मार्क का वेटेज सिर्फ एसएस का होता। और मैं बोल रहा हूं बहुत मुश्किल होता पास होना। आपको आसान लग रहा है, बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल होता। और किसी भी कॉर्नर से कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, उसका रिपोर्टिंग के ऊपर 5 मार्क के लिए आंसर लिख, नहीं पूछता ऐसा। बट इफ दे वांटेड to actually trouble you, they could have done that. What they've done is they've divided the syllabus into chapters in such a manner कि ये सब चीज लिखने के लिए भी 4-5 मार्क मिलेगा, और 44 मार्क इज फॉर एमसीक्यू इनकरेक्ट इनकरेक्ट। तो इफ यू गो रॉन्ग विथ सच बेसिक क्वेश्चंस, मतलब कारो का क्लॉज नंबर 1 नहीं लिखा मैंने, या मैंने बेनिफिट बराबर से नहीं लिखा, या मैंने लेट्स से ऑडिट ऑफ एलएलबी के पॉइंट्स क्या आते हैं वो नहीं लिखा, अगर इधर क्वेश्चन से मार्क्स नहीं आया तो ये उम्मीद मत रखना ऐसे के सारे क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आएंगे। वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं। वो आपको सुनने में अच्छा लग रहा था, क्वेश्चंस आर डेंजरस इन केस ऑफ एसेज। ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल है, इधर पता है चैप्टर में से 5 ही क्वेश्चन आ सकता है, वो दिमाग लगाओगे पढ़ के जाओगे मार्क्स आ जाएगा। तो आइडियली जब आप अब पढ़ाई का प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने हिसाब से फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये चीजों को ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको ढूंढ के मिले हैं, उन्हें ढंग से पढ़े 2 बार और एक आध आंसर लिखने का ट्राई करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके पक्का? अब थोड़ा उस जोन में आ जाओ जहां पर आप थोड़ा एग्जाम के हिसाब से सोच रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए, इन चैप्टर 1 ऑनेस्टली मेजर पार्ट जो था वो हो चुका है, एक स्कोप वाला पार्ट बाकी है, 2-3 अच्छी चीजें हैं। अब मैं थोड़े अलग पार्ट पे जा रहा हूं, थोड़ा फोकस कीजिएगा, आपको अब थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें एक्चुअली एक्सेप्टेबल बनेगी। एक वर्ड है सिंपल सा, व्हाट इज एन एंगेजमेंट? यू ऑल नो व्हाट इज एन एंगेजमेंट। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ क्लाइंट एंड द ऑडिटर, दैट हम सर आपके लिए इस साल का स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे। कैन आई कॉल दैट एज अ एंगेजमेंट? यस। और ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कहां लिखे होंगे? एक लेटर में लिखे होंगे, जो लेटर क्या कहलाएगा? एंगेजमेंट लेटर कहलाएगा। यू ऑलरेडी नो दैट, राइट गाइस? आइए पेज नंबर 1.8, व्हाट इज एंगेजमेंट पढ़ लीजिए। सर इट इज अ फॉर्मल अग्रीमेंट, इस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, इट इज अ फॉर्मल अग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नॉर्मली दिस इज इंक्लूडेड इन अ लेटर दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट लेटर। मतलब एंगेजमेंट एक फॉर्मल अग्रीमेंट है क्लाइंट एंड ऑडिटर के बीच में, जहां पर आप अपने टर्म्स को एक लेटर में लिखते हैं, वो लेटर कहलाता है एंगेजमेंट लेटर। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दिस। क्या हमने इसके ऊपर एक ऐसे पढ़ा है पूरा का पूरा? SA210, द नेम इज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? नीचे देखो, पूरे एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट का एक ही काम होता है, हम क्या चाहते हैं, जो हमारे यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हम चाहते, याद करो ना, फर्स्ट डे मैनेजमेंट विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर आर यूजर्स। ऑडिटर क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि यूजर्स डायरेक्टली मैनेजमेंट द्वारा प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए कौन एग्जिस्ट करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर एग्जिस्ट करता है। कौन एग्जिस्ट करता है? एक्सटर्नल ऑडिटर। यू ऑलरेडी नो दिस, यस और नो? एंगेजमेंट क्या है समझ में आया? नोटबुक में सिर्फ एक लाइन लिखिएगा, राइट डाउन पॉइंट नंबर, दिस इज 6 और 7,
6, meaning of engagement. Point number 6, meaning of engagement. Meaning of engagement डैश करके लिखिए. It is a formal agreement. It is a formal agreement between auditor and client. Formal agreement between auditor and client. Comma, generally these terms are included. Generally these terms are included in a letter. These terms are included in a letter termed as engagement letter. Are included in a letter termed as engagement letter. Brackets में लिखो SA210 termed as engagement letter. Brackets में लिखो SA210. What is engagement भी खत्म हो गया. अब देखो कुछ तो ऑडिट का स्कोप पढ़ाना है. दिस इज द ओनली थिंग दैट इज एक्चुअली लेफ्ट. ये इंपॉर्टेंट है. बट बिफोर आई टॉक अबाउट दिस मैं कुछ और चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं, बिकॉज स्कोप आपको ऑलरेडी पता है. एंड प्रॉब्लम ये है जब आप रीड करोगे मस्त हो जाओगे. मतलब पहले 1 घंटे में आपने मेरे को इतना बेहतरीन रेस्पॉन्स दिया है, जबकि आपको सब कुछ आ रहा है. इसीलिए आपका दिमाग बोल रहा है ये आता है, मेरे को आता है, कुछ भी नहीं है, छोड़ दे, इट्स ओके. ऐसा हो रहा है ना तुम्हारे दिमाग के साथ में. 2 मिनट और बस. ऑलमोस्ट देयर. कैन यू सी अ हेडिंग, ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन. क्लोज योर बुक्स. बुक्स बंद कर दो एज इट इज. ऐसा कैसा फटाफट से. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, और आर दे सेम तुम्हारे हिसाब से? पहली बात तो आर दे सेम हेडिंग लिखा नहीं होता. ठीक है, अभी तुम्हारे हिसाब से क्या डिफरेंस है? रेज योर हैंड्स. आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर. डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. इंस्पेक्शन नहीं है ये. इंस्पेक्शन इज पार्ट ऑफ ऑडिट. ये इन्वेस्टिगेशन है. मेरे को दूसरे बच्चे चाहिए आंसर करने के लिए. ये सेम बच्चों के सुन के आंसर बोल हो गया मेरे को. ये पहले 4 लाइन हाथ खड़ा कर ही नहीं सकते. पीछे ही. हाँ पीछे. हाँ चलो. Okay, मतलब you are actually entering into an engagement with the objective to look for a fraud in investigation. That is not the case in audit. Okay. मतलब ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशन है सर कि आपको सैम्पलिंग लगाना पड़ेगा, मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं है सर, आपके पास पावर्स इसके बियॉन्ड रहेंगे. ओके पीछे. यस सर, हमको याद है क्या, हम वो सरप्राइज एलिमेंट का लिमिट होता है, हमें क्लाइंट को थोड़ा इन्फॉर्म करके जाना पड़ता है. इन्वेस्टिगेशन में तो सर सर्च रेट वगैरह सब कुछ आ सकता है. ओके ये ऐसा बोलने का ट्राई कर रहा है. क्या ये बात सही है? ऑडिट में ये मेरा राइट है कि मैं एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछ सकता हूं, एक्सप्लेनेशन मांग सकता हूं, बट मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता हूं. सी आई कैन रिक्वेस्ट देम दैट आई नीड दिस इंफॉर्मेशन, पर अगर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहता है, मैं फोर्स थोड़ी कर सकता हूं यार. दैट इज नॉट अलाउड. बट क्या इन्वेस्टिगेशन में फोर्स भी कर सकता हूं? यस. थोड़े आपके पास लीगल पावर्स भी आ जाते हैं वहां पर. ओके मतलब वो बोल दिया बच्चे ने, इनहेरेंट लिमिटेशन को इन्वेस्टिगेशन में उड़ा ही देते हैं हम सर. अच्छा, ऑडिट में चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस, इन्वेस्टिगेशन में एब्सोल्यूट अश्योरेंस चाहिए. सही सोच रहा है. नॉट बैड. हाँ बिल्कुल. यस पीछे. इन ऑडिटिंग जनरली वी मे यूज सैम्पलिंग, इन इन्वेस्टिगेशन वी मे नॉट यूज सैम्पलिंग बिकॉज रिस्क है कि कुछ चीजें मिस हो जाएगी. एंड इन्वेस्टिगेशन में आउटकम सही आना ही चाहिए. यस ओके ओके. मेरा यही पॉइंट था. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस आंसर बिकॉज इट इज नॉट राइट.
सुनिए, बिकॉज इट इज नॉट राइट। मैं सोच रहा था सारे आंसर आएगा, आखिरी में एक पॉइंट आ जाए तो मैं थोड़ा तुमको एक दो चीज और बता दूं। एवरीवन, सबको लगता है इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब आप कुछ सस्पेक्ट कर रहे हो। याद है क्या? यू आर एक होता है ससेप्ट, एक होता है सस्पेक्ट। तो जब आप सस्पेक्ट कर रहे हो कुछ गलत हो सकता है तो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन होता है। आई एम नॉट डिसएग्रीइंग टू दिस, बट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। एग्जाम्पल, एक रनिंग बिजनेस को मुझे अक्वायर करना है। शुड आई अक्वायर दिस बिजनेस और नॉट? At what price I should acquire? Should I acquire only the assets or should I acquire the business along with the management कि ऐसे ही रन किया जाए? इसके लिए भी क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा नेगेटिव माइंडसेट से नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव माइंडसेट से भी हो सकता है। सिर्फ फ्रॉड ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। देयर आर एंगेजमेंट्स कॉल्ड एज ड्यू डिलीजेंस एंगेजमेंट्स। सुनिए, आपको बहुत सारे फर्म्स में एक डिपार्टमेंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डीडी डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? डीडी डिपार्टमेंट। इट्स कॉल्ड एज ड्यू डिलीजेंस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट, इस फंक्शन का काम क्या है? ये ना अलग अलग जो डील्स होती रहती है, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। हमने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस टर्म्स पे करना चाहिए, तो मैं एक फर्म के पास जाता हूं, उनको बोलता हूं आप हमें गाइड कीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। या लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके नगर रोड के ऊपर एक हयात का होटल है लेफ्ट साइड के अंदर, हमने वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। वंस investor based out of Dubai wanted to acquire that business, and if I should acquire that business at price, क्या प्राइस में खरीदना चाहिए? इन सब चीजों के लिए भी क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है। हाँ, मैं मानता हूं आपके बुक में इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, बट रिमेंबर इन्वेस्टिगेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ऑडिटिंग जो है ना वो बहुत नैरो है कंपैरेटिवली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, ओपिनियन दे दो। इन्वेस्टिगेशन किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है, एंड इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप होता है वो ओपन एंडेड है, क्योंकि आप शुरुआत करोगे ये बिजनेस खरीदना कि नहीं खरीदना है, बाद में पता चले फ्रॉड्स भी मिल जाएंगे तो आपको उसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा। मतलब योर इन्वेस्टिगेशन इज वेरी ओपन एंडेड, वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर टू यू? एक लाइन जरूर जो आपके सिलेबस में नहीं, बट बताता हूं, कभी कभी ऐसा होता है, ऑडिट तो हर साल करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन हर साल नहीं होता है। ऑडिट लॉफुली रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टिगेशन हर बार लॉ के हिसाब से नहीं होता है, कुछ कुछ केस में हो सकता है। ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स होता है, इन्वेस्टिगेशन का कोई ऑडिट रिपोर्ट का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता है। ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कोई भी कर सकता है। ऐसे बीकॉम लेवल डिफरेंस तो 50 मिल जाएंगे। सर ऑडिट में चाहिए हमें परसुएसिव एविडेंसेस, इन्वेस्टिगेशन में चाहिए कंक्लूसिव एविडेंसेस। ऐसे आपको हजारों डिफरेंस मिल जाएंगे, बट एक बात ध्यान रखना, एक लाइन बोलते हैं, ऑडिटिंग के आउटकम के बाद कभी कभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ऑडिट में कुछ ऐसा मिलेगा जो हम रिपोर्ट करेंगे जिसकी वजह से क्या शुरू होगा? इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। ऐसा हो सकता, तो मतलब ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन सेम नहीं है। ये मैंने आपको बस नॉलेज के लिए पूरा बताया है। आईसीआई के मॉड्यूल में हार्डली 3 लाइन है, मतलब इस पे क्वेश्चन अगर आता तो भी आपको बहुत ज्यादा आता। आइए पेज नंबर 1.7, can you see auditing versus investigation? चलो, नंबर 1, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ओके, क्यों सर? यहां पर क्रिटिकल एग्जामिनेशन होगा ऑफ द अकाउंट्स विथ अ स्पेशल पर्पस। एग्जाम्पल में देखो, खुद आईसीआई ने फ्रॉड लिख के दिया है, तो आप गलत नहीं हो, बट एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट उससे बियॉन्ड होता है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। सर हमको ये इन्वेस्टिगेशन पढ़ाएंगे? हाँ, सीए फाइनल में एक चैप्टर बन के आएगा जहां पर 3 चीजें आएगी, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्लैश ऑडिटिंग, एंड द थर्ड वन विल बी इन्वेस्टिगेशन। तो अभी इन्वेस्टिगेशन ना एज पर लॉ बच गया है। वैल्यूएशंस के लिए हम चले जाते हैं ड्यू डिलिजेंस में। कहां चले जाते हैं? ड्यू डिलिजेंस में। एंड सिर्फ स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी फ्रॉड ढूंढने के लिए जा रहा है, उसको बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक ऑडिट। ऐसे 3 अलग अलग चीजें हैं जो आपको सीए फाइनल में पढ़ाएंगे थ्रू अ सेपरेट चैप्टर। उधर भी अनफॉर्चुनेटली एग्जाम का वेटेज रहेगा उस चैप्टर का 4 मार्क।
जाने दीजिए. रीड पॉइंट नंबर 1. इज ऑडिट डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन? यस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रॉड सस्पेक्ट करते हो, ससेप्ट नहीं है, क्या है, सस्पेक्ट करते हो, तो आप स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकते हो. फिर देखो वापस से निबंध ऑडिट पे लिख दिया. पॉइंट नंबर 2, हमें रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो तो ऑडिट के बारे में लिखा है. थर्ड पॉइंट में डिफरेंस है. स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल वेयर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्पेसिफिक एंड नैरो. ये उल्टा लिख रहा है, नॉर्मली इट शुड बी अदर वे राउंड, बट इसका इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड वाला ही है. इसका इन्वेस्टिगेशन कौन सा है, फ्रॉड वाला ही है. इसको लग रहा है फ्रॉड ढूंढने का, वही इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है. ऐसा नहीं है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्यू डिलिजेंस एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑल्सो. एंड ड्यू डिलिजेंस में आता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्सेशन रिलेटेड ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, मैनेजमेंट ड्यू डिलिजेंस, ईएसजी बेस्ड ड्यू डिलिजेंस होता है. जब आज मैं अगर बिजनेस खरीदने जाता हूं ना, मेरा ऑब्जेक्टिव से प्रॉफिट नहीं होता है. मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट के अलावा ये धंधा रन कैसे होता है, एनवायरमेंट को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, प्रेजेंस कहां कहां पर है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है. इन्वेस्टिगेशन कैन बी फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. एंड पॉइंट नंबर 4 पढ़ के देखिए लास्ट. कभी कभी आपके ऑडिटिंग के जो फाइंडिंग्स है, क्वाइट पॉसिबल दैट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स, इन्वेस्टिगेशन शुरू कब होता है, फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ ऑडिट. कि आपको ऑडिट पे कुछ मिला होगा, आपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट किया होगा, इसीलिए आपके इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ने क्या शुरू करवा दिया होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दिया होगा. एंड ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी किसके लिए है, फ्रॉड के लिए ही है. यहां पर बिजनेस खरीदने वाला इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं. इज दैट क्लियर टू यू? क्या एकदम बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया क्या? मैक्सिमम इधर जो आ सकता है एक एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन पॉइंट नंबर 7, ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन. ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन. ऑडिटिंग वर्सेस इन्वेस्टिगेशन. डैश करके लिखिए. रीड फ्रॉम पेज नंबर 1.7 फॉर MCQ or correct incorrect. Read from page number 1.7 for MCQ or correct incorrect. ऑनेस्टली मेरे हिसाब से जो पॉइंट नंबर 4 जो है, ये तो आपके आईसीआई मॉड्यूल में भी नहीं है. वो पहले 2 लाइन शायद मेरे हिसाब से पॉइंट 1 और 2 ये 2 ही था आपके मॉड्यूल में. नहीं, 1 2 3 भी था, 4th नहीं है. ये 4th तो मैंने लिख दिया कि चलो ये भी पता होना चाहिए, ये ओल्ड सिलेबस में लिखा हुआ था. मतलब एकदम टाइम पास है. देयर इज नो सच डिफरेंस गिवन टू योर सिलेबस के अंदर कंटेंट. अभी गुड. अब एक काम कीजिए, चुपचाप पानी पीजिए शांति से, और जो मैं बोलूं इसके बाद मेरा बात सुनना शुरू कीजिए. ये जो चैप्टर 1 का जो पार्ट ए था वो खत्म हो गया है, टाइम पास पार्ट. अब मैं अच्छे पार्ट में एंटर कर रहा हूं. वन पॉइंट 10 कैन यू सी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर. ब्रैकेट्स में लिख दो नॉट इन आईसीआई मॉड्यूल. है ही नहीं है, मैंने फालतू में लिख के रखा है तुम्हारे नॉलेज के लिए. 1.10 कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर नॉट इन आईसीआई मॉड्यूल. पढ़ाऊंगा जरूर, लास्ट में आपको बता दूंगा. Everyone, I want your 100% attention. I'm entering the most important part of this chapter. What happened? इसे ऑन करना ऑफ करना है? क्यों, क्या हो गया? ठंड लग रहा है? कौन सा एसी है, नाम क्या है? What is the name? मित्सुबिशी है क्या? रिमोट ही नहीं है मेरे पास में. लेके गए ना? अच्छा किया, जान, टेंशन ही खत्म. अब सुनो प्लीज,
मजाक मत करना, यहां से आगे डिस्कशन शुरू होगा प्रोबेबली आपके लंच के बाद का पूरा 1 आवर डिस्कशन इसके अराउंड ही रहेगा। एंड मुझे यही पार्ट डिटेल में डिस्कस करना था फ्रॉम दिस चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन है अदर स्टैंडर्ड्स का। क्या है? इंट्रोडक्शन है अदर स्टैंडर्ड्स का, जो डिटेल में आएंगे सीए फाइनल में। इंट्रोडक्शन इज पार्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट। देखो इधर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट जेन्युइनली बढ़िया आ सकता है। 4 मार्क क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि कंटेंट ही बहुत कम लिखा हुआ है। रादर आई विल ट्राई टू गिव यू अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ये मैं आज नहीं, लास्ट 7-8 साल से हर बार, पहले भी हमेशा बच्चों को लास्ट डे बताता ही था। अब फाइनली आपके सिलेबस में ऐसा इंट्रोडक्शन आ गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे अच्छा चीज, सीए फाइनल में इनको डिटेल में इंक्लूड किया है। मतलब दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपको प्रॉपर 4 चैप्टर्स बना के दिए हैं मस्त तरीके से। 800 सीरीज, एसआरएस, एसआरई, एसएई, प्रॉपर 4 चैप्टर बना करके दिए हैं इन ऑलमोस्ट 100 पेजेस, जो आपको इंट्रोडक्शन हम देंगे 4 पेज में। वो सारे स्टैंडर्ड्स डिटेल में सीए फाइनल के अंदर अब एज अ प्रॉपर चैप्टर इंक्लूड कर दिए। इनका पूरा इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में अभी है। कैन वी गेट स्टार्टेड गाइस? सुनिएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज engagement standards. We can divide them in 4 broader categories. We can divide them in 4 broader categories. First one is called as your essays, that is standards on auditing. Second one is called as SAE, third is SRE, and the fourth one is SRS. Now what is this SAE? What is this SAE and what is SRS? SAE is called as Standards on Assurance Engagement. SRE is called as Standards on Review Engagement. And SRS is Standards on related services. 4 स्टैंडर्ड्स हैं। एसेज जो आपने बहुत बार सुने हैं, इट्स समथिंग दैट वी हैव स्टडीड इन एक्सट्रीम डिटेल ऑल्सो। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ योर स्टैट्यूटरी ऑडिट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज SAE, स्टैंडर्ड्स ऑन assurance engagement. Then there is something called as SRE, standards on review engagement, and the last one is SRS, that is called as standards on related services. ये सारे स्टैंडर्ड्स किसका पार्ट है? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का पार्ट है। एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल। यहां देखिए वर्ड SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, वो अलग से बताएंगे आपको, वो आपके सिलेबस में भी है। SQC आपके सिलेबस में डिटेल में ही आएगा। इस चैप्टर के बाद जब मैं चैप्टर 11 पे जाऊंगा वहां पर आपको SQC पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। मतलब आने वाले 2-3 दिन के अंदर, यही इसलिए इंट्रोडक्शन से आज शुरुआत कर रहा हूं, यहां से आगे चीजें कनेक्ट होती जाएगी एंड वी विल गो बैक टू आवर स्टैंडर्ड्स। बट आज इंट्रोडक्शन है। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को 4 ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड किया है। 5वां जो कैटेगरी है वो SQC कहलाता है, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो आपको अभी इग्नोर करना है, फोकस 4 चीज पे करना है। ये क्या बोलता है? When you become a chartered accountant and you apply for COP, when you become a chartered accountant and you apply for COP, मेजॉरिटी लोगों को लगता है आपको 2 ही काम आता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। अब अकाउंटिंग के लिए तो ऑलरेडी AS इंडेस है, एप्लीकेबल FRF है, एंड ऑडिटिंग के लिए क्या है? SAS है। बाकी कोई आप काम कर ही नहीं सकते हो। ये मेजॉरिटी लोगों का मिसकंसेप्शन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
डे बिफोर यस्टरडे, दैट इज सैटरडे, एक आईसीआई का, आपने जीएमसीएस ट्रेनिंग सुना है? सीए फाइनल के लिए योर एडवांस आईटीडी एंड जीएमसीएस ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग के अंदर एक स्पीकर आए थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नो ऑफेंस, पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बच्चे को उन्होंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं, ऑडिटिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसने, बच्चे ने पूछा, सर हम अश्योरेंस एंगेजमेंट भी तो कर सकते हैं। उसने बोला नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए होता ही नहीं है। होता है, दे ऑल आर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होते वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इट्स जस्ट दैट आईसीआई ने 6 साल तक वो सिलेबस हटा दिया, तो लोगों को लगा सिलेबस में नहीं है मतलब हमारे लिए ही नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द बिगेस्ट चैलेंज? मतलब सॉरी, नो ऑफेंस, बट देयर आर लॉट ऑफ क्वालिफाइड पीपल ऑल्सो। बिकॉज एक बात सोचो, आज तो आप फोर्सफुली पढ़ रहे हो, व्हेन यू क्वालिफाई देयर इज नो एग्जाम, एंड इफ द क्लाइंट इज नॉट आस्किंग फॉर अ सर्विस, यू विल नेवर रीड अबाउट इट, एंड इफ यू डोंट रीड अबाउट इट, यू नेवर नो व्हाट दैट इज। मतलब genuinely it was a significant negligence on part of ICI according to me. These should have been part of a syllabus. They were earlier, they were removed for a good 5-6 years. मतलब ऐसी सर्विसेज होती भी है जो लोगों को पता भी नहीं है कि एग्जिस्ट करती है। एंड मेरे हिसाब से अच्छा किया इंटरमीडिएट में उनका बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, एटलीस्ट उनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। हम मानते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए आपको और समय लगेगा, सिर्फ ये कम से कम बचे हुए 4 स्टैंडर्ड्स पढ़ाने के लिए 15 से 16 लेक्चर चाहिए, बेर मिनिमम। मतलब ये मिनिमम बोल रहा हूं, वो भी थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है तो सही में काम में आएगा। तो I agree with this, but having a basic understanding what all these services are, can I even provide these services? At least ये तो पता होना चाहिए मेरे को। Genuinely इनका knowledge होना चाहिए, सिर्फ याद करके नहीं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा उससे, इसका मतलब पता होना चाहिए। अभी के लिए सर, इन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स देयर आर 4 ब्रॉडर कैटेगरीज जो आपके सामने है। एसक्यूसी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। पहला वाला दैट इज कॉल्ड एज एसेस। कैन आई से तो हमने बहुत पढ़ा है सर। सर इसके बारे में कैन यू टेल मी दैट नॉर्मली इज दिस नथिंग बट योर स्टैट्यूटरी ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, बराबर है कि नहीं है? एंड ये नॉर्मली हम परफॉर्म करते हैं फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना सर? नहीं नहीं, there can be financial statements which are based on historical financial information. There can be financial statements which can be projected financial statements, budgeted numbers. अरे there can be pro forma financial statements. There can be interim, अरे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम जो डिस्कस कर रहे थे आज तक, क्या डिस्कस कर रहे थे? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। कैन आई से वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? अरे हाँ या ना? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जो इवेंट या ट्रांजैक्शंस हैं, दे हैव ऑकर्ड, वो ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, उनका रिकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, जिनका ऑडिट हम करते हैं एज पर एसेस। एवरीवन वापस से, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पहला वाला पार्ट कैटेगरी कौन सा है? एसेस। सर ध्यान रखना, एसेस में क्या करते हैं हम? ऑडिट करते हैं। क्या करते हैं हम? ऑडिट करते हैं। किसका से ऑडिट करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। पर ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन आई से इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि सोचो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, इवेंट या ट्रांजैक्शन हैव ऑलरेडी ऑकर्ड, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिस पर हम क्या देने वाले? हमारा ओपिनियन। एंड कैन आई से यहां पर हम कौन सा अश्योरेंस ऑब्टेन करने वाले हैं? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करने वाले हैं। ये भी बताया ना आपको? सब याद है कि नहीं है आपको? कैन आई से सब कुछ ऑडिट के बारे में पता है, ये सब कुछ हमें ऑडिट के बारे में पता है। अभी तक क्लियर है क्या सब कुछ? कैन आई गो टू द नेक्स्ट वन? अब सर देर इज अ वर्ड कॉल्ड एज रिव्यू, देर इज अ वर्ड कॉल्ड एज रिव्यू। उसके लिए जो स्टैंडर्ड है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या है।
सबसे पहले समझना पड़ेगा ये ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस क्या है। एक एक चीज धीरे धीरे बताऊंगा, सब आपको पढ़वाऊंगा, जितना लिखवाना लिखवा भी दूंगा, सुनने का ट्राई कीजिएगा, इधर पेशेंस चाहिए। इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस यू विल बी एबल टू रीड व्हाट आईसीआई हैज गिवन टू यू इन चैप्टर नंबर 1। अभी के लिए एसएस पढ़ाया, अब मैं डायरेक्टली जा रहा हूं एसआरई पे। किस पे जा रहा हूं मैं? एसआरई। फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यूइंग। मतलब कुछ तो रिव्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रिव्यू। सर पहले तो बताओ ये ऑडिट और रिव्यू में डिफरेंस ही क्या है? ऑडिट एंड रिव्यू में डिफरेंस ही क्या है? सच्ची बताऊंगा तुमको आंसर देना बहुत आसान है, क्योंकि तुम लोग अभी नॉलेजेबल हो। नोटबुक में काम करो, सीधा गो टू योर ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम। गो टू योर ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम। गो टू योर ऑडिट प्रोसीजर डायग्राम। Are you there? Spend 2 minutes on the audit procedure diagram. Only on the headings. अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत, अगर ऑडिट प्रोसीजर पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड वी हैड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बराबर है कि नहीं है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के भी दो पार्ट थे? कौन कौन सा? कंप्लायंस प्रोसीजर एंड दूसरा क्या था? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। बराबर है कि नहीं है? सब्सटैंटिव के अंदर भी दो पार्ट थे। कौन कौन सा? एक था टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड दूसरा क्या था? टेस्ट ऑफ डिटेल एंड दूसरा था सब्सटैंटिव एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर एज पर एसए 520। सब्सटैंटिव एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर एज पर एसए 520। एवरीवन, ऑडिट के अंदर हमें चाहिए हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्या चाहिए हमें? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। मतलब वी आर लुकिंग फॉर रीजनेबल अश्योरेंस। रिव्यू में आपका स्कोप ऑडिट से भी कम होता है। रिव्यू में आपका स्कोप ऑडिट से भी कम होता है। मतलब यहां पर मुझे हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, मतलब यार रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। क्या ना, इसे रीजनेबल के भी नीचे आना पड़ेगा। अब यार बोलने के लिए कुछ लोग बोलेंगे मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है, कोई लोग बोलेंगे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस है, बट इट इज नॉट अ रीजनेबल अश्योरेंस। इट इज नॉट अ रीजनेबल। कैन आई से टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस पहले मैं रिस्क असेसमेंट करता हूं, फिर मैं कंट्रोल टेस्टिंग करता हूं, फिर मैं अमाउंट टेस्टिंग करता हूं। अमाउंट टेस्टिंग में भी याद है क्या? टेस्ट ऑफ डिटेल लगाता हूं, फिर सब्सटैंटिव एआरपी लगाता हूं। यस और नो? मैं बहुत डिटेल में प्रोसीजर लगाता हूं, तब जाके रीजनेबल अश्योरेंस आता है ना। रिव्यू में आप ये चीज नहीं लगाएंगे। रिव्यू में आप क्या नहीं लगाएंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं लगाएंगे। मतलब आप रिव्यू में एक्चुअली पता है क्या करते हैं? दो ही चीज, इंक्वायरी एंड एआरपी। क्या यूज करते हैं? इंक्वायरी एंड एआरपी। व्हाट इज एआरपी? एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। सुनिएगा, मतलब मैं अगर अमाउंट टेस्टिंग का बात करता हूं, किसका बात करता हूं? अमाउंट टेस्टिंग। तो जो टेस्ट ऑफ डिटेल है वो रिव्यू के अंदर नहीं आने वाला है, सिर्फ आप करने वाले हैं मतलब सुनो, नंबर्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, रेवेन्यू बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? इंक्वायरी करूंगा, एनालिसिस करूंगा, करंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर वेरिएंस एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस लगाऊंगा। मतलब क्या ना, इसे डॉक्यूमेंट्स डिटेल में चेक करने के अलावा सिर्फ इंक्वायरी एंड एनालिसिस करूंगा। डोंट यू थिंक सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर आपको शायद सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगा? इसी वजह से सिर्फ सब्सटैंटिव पे रिलाई नहीं करते हम एआरपी के अंदर। हम बोलते थे अगर रिस्क ज्यादा है तो सिर्फ एआरपी पे रिलाई मत करना, साथ साथ में क्या लगाना? टीओडी भी लगाना, क्योंकि ऑडिट में दोनों जरूरी है। रिव्यू में वो बोलता है सिर्फ एआरपी लगाओ और इंक्वायरी भी कर लो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको क्या नहीं चाहिए? हाई लेवल अश्योरेंस नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? उससे भी कम। आपको उससे भी कम अश्योरेंस चाहिए। उसको आप लिमिटेड अश्योरेंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? लिमिटेड अश्योरेंस या मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, या क्या बोल सकते हो? मतलब सर रिव्यू में हम ऑडिट से भी कम काम करेंगे। रिव्यू में हम ऑडिट से भी कम काम, तो रिव्यू करेंगे क्यों सर? जब हम इतना कम काम करने वाले तो ये कॉन्सेप्ट ही क्यों बनाया? व्हाई डू वी हैव रिव्यू? लिस्टेड कंपनीज
उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। बताया था आपको मैंने, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का होता है LR। LR इज कॉल्ड एज लिमिटेड रिव्यू। ये चारों क्वार्टर का होगा। इसके बाद में चारों क्वार्टर के नंबर जब मर्ज हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑडिट। फिर क्या होगा? ऑडिट ऑफ पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सेबी का रिक्वायरमेंट है कि लिस्टेड कंपनीज को अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का भी ऑडिट करने के लिए बोल दिया तो समय बहुत ज्यादा लगेगा ना, और प्लस हर कंपनी के पास में जेन्युइनली इतना फीस पेमेंट करने के लिए भी नहीं रहेगा ना कि हर क्वार्टर के लिए ऑडिट फीस पे करेगा, फिर ईयर एंड पे सेपरेट ऑडिट फीस पे करेगा। कैन आई से इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव अप्रोच ऑल्सो। एंड वो बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी क्वार्टरली रिजल्ट की किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। तो उन्हें क्वार्टरली रिजल्ट को क्या करवाना होता है? रिव्यू करवाना होता है। क्या करवाना होता है? रिव्यू। मतलब यहां पर क्या होगा? इंक्वायरी होगा, क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपैरिजन होगा, क्या कुछ अलग हुआ है मैं चेक करने का ट्राई करूंगा। इधर लैंग्वेज ऐसी होती है, सुनिएगा मेरा बात। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। क्या लैंग्वेज होता है? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट मेक्स अस बिलीव कि कुछ गलती हो सकती है। मतलब हमें कुछ ऐसा सस्पिशियस मिला ही नहीं है कि हम एक्चुअली में डाउट करें कि गलतियां हो सकती है। मतलब इधर हमने डिटेल में काम नहीं किया है, हमने क्या किया है? इंक्वायरी एंड ARP किया है। क्या किया है हमने? इंक्वायरी एंड ARP, ताकि हमको एक बार ब्रॉडर लेवल पे कंफर्ट आ जाए ये रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है, ये उससे भी कम लेवल का अश्योरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड अश्योरेंस। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिव्यू बोलते हैं। मतलब ऑडिट रिव्यू में टेक्निकली डिफरेंस है। हां, इन ऑडिट वी गेट विच काइंड ऑफ अश्योरेंस? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। इन रिव्यू वी विल गेट मॉडरेट और लोअर लेवल। बस यस और नो? यहां कौन सा मिलेगा? रीजनेबल अश्योरेंस। यहां कौन सा मिलेगा? लिमिटेड अश्योरेंस। ऑडिट में क्या TOD लगाना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ डिटेल। यस। रिव्यू में सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा? इंक्वायरी एंड ARP। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो कहना इसे रिव्यू के बाद में ऑडिट भी होता ही है। हाँ, ये रिव्यू एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। रिव्यू क्या है? एक एडिशनल रिक्वायरमेंट। दिस कैन बी डन फॉर योर क्वार्टरली रिजल्ट्स। दिस कैन बी डन फॉर योर क्वार्टरली रिजल्ट्स। और रिव्यू कैन बी डन फॉर 6 months ऑल्सो, 9 months ऑल्सो। एग्जाम्पल, इंटरिम डिविडेंड देना है, उसके लिए इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। उनका ऑडिट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रिव्यू हो जाएगा, और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा रिव्यू और ऑडिट में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? अच्छा, रिव्यू के अंदर भी ना, इन योर SRE, अब मैं कहां पर आ गया हूं? SRE में आ गया हूं। दो ऑप्शन आएंगे, आपको पढ़ाएंगे। एक आएगा SRE 2400, एक आएगा SRE 2410। घबराओ मत, सब कुछ तुम्हारे बुक्स में है। ये पहले तुमको एक मस्त ओवरव्यू दे रहा हूं, पूरा बुक में सब कुछ लिख के दिया है। SRE में भी 2 ऑप्शन आएंगे। क्या क्या? 2400 एंड 2410। एक का नाम देखोगे एटलीस्ट 2410 का। यू वांट टू सी द नेम वंस? चलो एक काम करो, आओ अपने बुक के अंदर, in your intermediate module, come to page number, बहुत मजा आने वाला। 1.15। Can you see heading? Standards on review engagement. Can you see heading? Standards on review engagement. 1.15। Are you there? देखो क्या बोलता है सर। SREs will apply जब हम क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं? रिव्यू। सर यहां पर हमारा जो अश्योरेंस एंगेजमेंट हो क्या कहलाएगा? लिमिटेड अश्योरेंस। क्योंकि यहां पे कौन सा अश्योरेंस नहीं चाहिए? रीजन। कहना इसे सबसे ऊपर आता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, जो तो मिल ही नहीं सकता है। फिर आता है ऑडिट, दैट इज रीजनेबल अश्योरेंस। फिर उससे नीचे कौन सा आएगा? रिव्यू, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड अश्योरेंस। देखो क्लियरली बोल रहा है, यहां पर अश्योरेंस कम मिलेगा, इट विल बी लोअर देन प्रोवाइडेड बाय ऑडिट, क्योंकि ऑडिट से मिलता है रीजनेबल अश्योरेंस एंड रिव्यू से मिलता है लिमिटेड अश्योरेंस। देखो पॉइंट नंबर 2, इट इज अ क्लियर फैक्ट कि हम रिव्यू के अंदर फ्यूअर प्रोसीजर्स लगाने वाले हैं, मतलब कम प्रोसीजर लगाने वाले हैं इन कंपैरिजन टू ऑडिट। मैंने आपको बताया इधर हम नॉर्मली क्या परफॉर्म करते हैं? वी अप्लाई ओनली इंक्वायरी प्लस
एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। हम क्या नहीं लगाते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं लगाते हैं। ऑडिट में क्या आता है? टेस्ट ऑफ डिटेल भी आता है। याद आया क्या? पक्का। देखो एग्जाम्पल दो दिए हैं, एक है SRE 2400, एक है SRE 2410। एक काम करो, रीड द नेम ऑफ 2410। दो स्टैंडर्ड्स है, सिर्फ दो ही स्टैंडर्ड है। एसएस में बहुत सारे होते हैं ना, SRE में दो ही है। ऐसा भी क्यों बताऊंगा? 2410, लुक एट द नेम, रिव्यू ऑफ interim financial information performed by, mark the word, मतलब खतरनाक कॉन्सेप्ट है, सुनना। ये अप्लाई होता है सब लिस्टेड कंपनीज में, मेजोरिटी लोग को नहीं पता, सुनना। लिस्टेड कंपनी में आई एम अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आई एम अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट दूंगा, मुझे ही वो लोग बोलेंगे कि तू एक काम कर, क्वार्टरली रिजल्ट्स को क्या कर लेना, रिव्यू भी कर लेना। मतलब अगर एक कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही बोला जाए तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ साथ में रिव्यू भी कर लेना, तो मेरे लिए अप्लाई होगा 210 प्लस 2410। अरे मेरे लिए अप्लाई होगा 210 प्लस 210 मतलब एंगेजमेंट टर्म्स। तो एंगेजमेंट टर्म ऑफ ऑडिट लिखते वक्त क्या बताऊंगा? मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट के साथ साथ में रिव्यू भी करने वाला हूं। कौन सा वाला रिव्यू? इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्वार्टरली रिजल्ट्स विल बी इंटरिम। एंड इस बार क्या कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट रिव्यू करने वाला है क्या? ये SRE सिर्फ उस केस में बनाया है जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही बोले तू ही क्या करना, क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू भी करना। मतलब मैं 210 के अंदर क्या 2410 का भी रेफरेंस दूंगा। हां, दिस 2410 इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड एज अ रिव्यूअर। इफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड एज अ, सर हम रिव्यू किसी और से भी करवा सकते हैं क्या? हाँ करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, बट नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं होता है, क्योंकि साल भर के लिए जो ऑडिट करने वाला है उसको ही बोलो ना क्वार्टरली चेक करे, क्योंकि क्वार्टरली के नंबर तो अल्टीमेटली साल के एंड में आएंगे भाई। तो कहना इसे नॉर्मली 2410 अप्लाई होता है, और नॉर्मली क्या अप्लाई होता है? 2410। इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो? फिर ये 2400 क्या है? लुक एट द नेम, जनरल SRE है। 2400 का नाम पढ़ो, देखो, एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिक। इधर बोला है क्या कि तूने कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी होना चाहिए। कहना इससे इसके अलावा कोई भी और रिव्यू एंगेजमेंट हुआ किधर चले जाएगा? 2400, मतलब 2410 इज स्पेसिफिक, 2400 इज जनरल, 2400 इज जनरल। सर एक बात तो, ये रिव्यू करवाएगा कौन यार? मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा यार। कंपनी का मैनेजमेंट रिव्यू करवा सकता है क्या? तो नहीं करवा सकता। एक बात सोचो, थिंक अबाउट इट। यू आर सिक्वोया कैपिटल और सॉफ्ट बैंक हु इज अ इन्वेस्टर इन लॉट ऑफ बिजनेसेस। अब ये बिजनेसेस जो है ना बहुत सारे कंट्रीज में, यू हैव इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट्स इन चाइना, इन्वेस्टमेंट्स इन ब्राजील, बहुत सारे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सबके अपने कंट्री के हिसाब से ऑडिट होते होंगे, वो अपना ऑडिटर अपॉइंट करते होंगे, सब होता होगा। मुझे रिव्यू कराना है एज पर माई क्राइटेरिया। पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू है ये, छोटा मोटा रिव्यू नहीं है ये, क्या है? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू है। तो मैं अपने क्राइटेरिया को डिफाइन करके आपको बोल सकता हूं, तो डिटेल में ऑडिट मत कर, एक ओवरऑल रिव्यू करके मेरे को एक सेपरेट रिपोर्ट बना के दे दे। कैन आई से अ मेजर स्टेक होल्डर कैन गेट द रिव्यू डन ऑफ द हिस्टोरिकल, पर ये कौन सा इंफॉर्मेशन है? हिस्टोरिकल, इट इज नॉट प्रोस्पेक्टिव, इट इज स्टिल द वर्ड हिस्टोरिकल। जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुका है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुका है, उसका क्या होने वाला है? बस ऑडिट के बजाय रिव्यू होने वाला है। बस ऑडिट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, रिव्यू मे नॉट बी रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। रिव्यू इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इज अ रिक्वायरमेंट बाय रेगुलेटर। Audit is a requirement of law. Review may not always be a requirement of law. कोई चाहता है रिव्यू करवाना तो अलग से रिव्यू करवा सकता है। सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में क्वार्टरली रिजल्ट्स को रिव्यू करवाना ये रेगुलेटर ने बोला है। किसने बोला है? थोड़ा दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है क्या अभी? मतलब सिर्फ ऑडिट नहीं है,
इसके अलावा और बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं, ये तो शुरुआत किया है, पहला वाला बताया, दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू एंगेजमेंट। इज दैट क्लियर टू यू? चलो एक चीज शेयर करता हूं आपसे मैं। आप किसी अगर एक बिग फोर के पार्टनर को पूछोगे ऑडिट रिव्यू में डिफरेंस क्या है, पहले तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपने अगर आंसर दे दिया रिव्यू इंक्लूड्स ओनली इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑडिट एज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, यहां पर आप टेस्ट ऑफ डिटेल पे लगाते हो, वो खुश हो जाएगा कि तेरे को स्टैंडर्ड तो आता है, परफेक्ट, 10 on 10 तेरा राइट आंसर है। ये मतलब पूरा 5 पेज की कहानी पढ़ने के बाद कंक्लूजन है ये, जो मैं तेरे को एक लाइन में बता दिया। मतलब तू पूरा एसआरई पढ़ ले, डिटेल में एसएस पढ़ ले, कंपेयर करते बैठ, आखिरी में बता ये चलेगा। इधर टीओडी नहीं होता है, इधर टीओडी होता है, इसीलिए इधर क्या मिलेगा, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, इधर मिलेगा लिमिटेड अश्योरेंस। ये क्रक्स है, दिस इज द आउटकम ऑफ ऑल दिस। पर पार्टनर से पूछो, आर यू एक्चुअली कंफर्टेबल ओनली विथ इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर? नो पार्टनर विल से यस। क्योंकि एक बात सोचो, ये रिव्यू कॉन्सेप्ट बना दिया, बट रियलिटी में जब तक चीजें ऑटोमेट नहीं हो जाती है, जब तक चीजें क्या नहीं हो जाती है, मतलब देयर इज अ मैनुअल इंटरवेंशन स्टिल, अभी तक क्या है, मैनुअल इंटरवेंशन। सिर्फ इंक्वायरी एंड एनालिटिकल भी रिलाई नहीं किया जा सकता है। कोई भी पार्टनर रिव्यू के दौरान भी टेस्ट ऑफ डिटेल लगाता ही है, बस वो क्या बोलता है, ये मेरे स्कोप में नहीं है पर मेरे ऑडिट के स्कोप में है। वापस सुनना, टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहा हूं मैं, ये मेरे रिव्यू के स्कोप में नहीं है। किसके स्कोप में है? ऑडिट के। और मैं ही तो ऑडिटर हूं, तो मैं टीओडी तो लगाऊंगा, आज लगाओ या साल के एंड में लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए बोला था लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट्स की जब रिव्यू करने के लिए जाते हैं, पूरी टीम को लेके जाते हैं, ऊपर के 4 लोग एक्चुअली रिव्यू करते हैं, बाकी वाले लोग टीओडी करते हैं। ये टीओडी आज शुरू करते हैं और साल के एंड में काम में आता है, क्योंकि हम कभी भी इंक्वायरी ऑन एआरपी पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे तो बोलना यस, रिव्यू में टेक्निकली वी नीड अ लिमिटेड अश्योरेंस, वी फोकस ओनली ऑन इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बट आई एम श्योर यू आर अवेयर सर, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज द एंगेजमेंट इज SRE 2410 वेयर वी आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑल्सो, वी आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑल्सो। तो हमको साल के एंडिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट तो देना ही है, तो आई एम श्योर ड्यूरिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू ऑल्सो वी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग टीओडी। अगर आपने ये बोला, सामने वाला खुश होगा कि सही में तेरे को समझता है। दैट्स इट, मैंने तुमको क्रक्स बता दिया। अभी जो इधर लिखा है सब बता दूंगा, क्या तुझे आना चाहिए वो सब लिखा दूंगा, बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू इतना क्लियर है क्या? अच्छा एक क्वेश्चन है सिर्फ आपसे, सर जैसे ऑडिट के लिए वी हैव हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिव्यू के लिए भी क्या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा? हाँ, मतलब अरे इसके लिए भी सेम ही है ना। और दोनों में नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस में डिफरेंस है। अरे ऑडिट भी उसी नंबर का हो रहा है, रिव्यू भी उसी नंबर का हो रहा है, बस ऑडिट में टीओडी भी हो रहा है। तो कहना इसे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑडिट में ही कवर होता है एज वेल एज रिव्यू। इधर प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन अभी तक हमने बताया नहीं है। इज दैट क्लियर टू यू? मेरे हिसाब से एट अ इंटरमीडिएट लेवल अगर क्वेश्चन आया, वेरी हाई चांस डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू, डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंड लिमिटेड अश्योरेंस। और मैं ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आईसीआई ने खुद एक टेबल बना के दिया है। कैन यू सी रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट मिला क्या? इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर 1.11 1.12। चलो ठीक है, तुम 2 पे आ जाओ। समझ में आया कि चैप्टर में हम कहां थे और कौन सडनली टेक ऑफ हो गए। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, अगला 1 घंटा ऐसा डेंजरस होने वाला है। सबसे आसान वाला आज बताया ताकि तुम्हारी शक्ल थोड़ी इंप्रूव हो जाए। सेकंड हाफ बहुत डेंजरस होने वाला है, अगर खराब हो जाए तो पहले बता देना, वो स्कोप वगैरह पढ़ा दूंगा, टाइम पास चीजें बीच में। मेरे पास वो साइड वाला चीजें रखा हुआ है मैंने, टाइम पास, जिससे तुमको फिर वापस अच्छा नींद आना शुरू हो जाएगा। मीनिंग ऑफ रिव्यू, कैन आई से ऑडिट वर्सेस रिव्यू। 5 मिनट स्पेंड करें, क्लोज करें फटाफट से। आइए सर, ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, हमें मालूम है। रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या इसमें हमें कंपैरेटिवली ऑडिट से लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलेगा? हाँ, क्योंकि यहां पर प्रोसीजर से हम क्या लगाने वाले हैं? कम लगाने वाले हैं। एंड हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक लिमिटेड कंक्लूजन। हर जगह वर्ड लिमिटेड आएगा, लिमिटेड अश्योरेंस, लिमिटेड कंक्लूजन। इसीलिए हमारा जो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है वो कम हो जाएगा।
हमारा जो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस कहां था? रीजनेबल अश्योरेंस में। वापस से याद रखना, शुरुआत सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉसिबल लेवल था एब्सोल्यूट अश्योरेंस, याद है ना, जो तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में नीचे कौन सा आया? रीजनेबल अश्योरेंस। इसके लिए क्या चाहिए? ऑडिट। उसके बाद नीचे कौन सा आया? लिमिटेड अश्योरेंस। इसके लिए क्या है तुम्हारे पास? रिव्यू। और इसके लिए क्या तुम्हारे पास? रिव्यू। क्या इतना क्लियर है क्या? अब अगर डिफरेंस समझाऊं तो समझेगा क्या? लेट्स गो इन योर मॉड्यूल्स, कम टू पेज नंबर 1.12। क्या आपको ये पहले की 4 लाइन समझ में आई? नीचे आइए। टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर व्हाट इज रीजनेबल एंड व्हाट इज लिमिटेड अश्योरेंस? व्हाट टफ लिखा है। देखो, रीजनेबल अश्योरेंस विल प्रोवाइड हाई लेवल अश्योरेंस, लिमिटेड विल प्रोवाइड लो लेवल ऑफ अश्योरेंस। वेरी टफ डिफरेंस। 1 नंबर इसके लिए मिलेगा। सर यहां पर आप एलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाएंगे, मतलब डिटेल्ड प्रोसीजर लगाएंगे टू ऑब्टेन। इधर हमेशा बोलेंगे फ्यूअर प्रोसीजर्स, मतलब कंपैरेटिवली कम, जितने ऑडिट में लगाएंगे उससे कम, इन कंपैरिजन टू द रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। व्हाट इज द रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेट? ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट के कंपैरिजन में रिव्यू में कम प्रोसीजर आएगा। इज 1 and 2 क्लियर? हियर नंबर 3, इधर हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा? रीजनेबल कंक्लूजन मिलेगा। इधर हमारा कंक्लूजन भी लिमिटेड कंक्लूजन होगा। इट विल बी अ लिमिटेड, टू ड्रॉ लिमिटेड। आगे वर्ड ऐड करो, कंक्लूजन, टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन। इधर मिलेगा रीजनेबल कंक्लूजन, इधर मिलेगा लिमिटेड कंक्लूजन। एंड सर ये रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑडिट एंगेजमेंट्स, एंड दीज लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर कॉल्ड एज रिव्यू एंगेजमेंट्स। क्या आपको ये डब्बा समझ में आया? हाँ या ना? थोड़ा कंफर्ट आया क्या? अभी तक सिर्फ बताया डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। We will continue our discussion after the lunch break. Please खाना इतना कम खाना जितना आप सही में बेयर मिनिमम आपके बॉडी के सर्वाइवल के लिए चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्या यार, मजा आना चाहिए, कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है। जाने दो, एंजॉय। लेट्स टेक अ ब्रेक।